हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ PYQs एंड इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के। एंड होपफुली जितने भी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, कितने भी क्वेश्चंस आपको कराता हूं, वो आपको अच्छे से समझ आते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमें शो हो रहा है स्क्रीन पर, उसमें बोला गया है व्हाट वॉज अचीव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ W एंड Z इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन्स। तो W और Z इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन्स की जो डिस्कवरी हुई थी उससे हमें क्या प्राप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन है, देखो सबसे पहले तो W प्लस माइनस बोसोन्स की बात करें या Z जो नॉट बोसोन्स होते हैं वो वीक इंट्रैक्शन में होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंट्रैक्शन को बताते हैं। तो जहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंट्रैक्शन लिखा है उसको चूज करो और बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स इससे नहीं निकला था, प्रोटॉन विल डिले ये इससे नहीं पता लगा था, ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्स का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन वाज वेरीफाइड। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल व्हाट इज द प्रोटॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर न्यूक्लाइड 2713 AL। तो 27 AL और 13 ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो है 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हो जाएंगे 14। अब हम ग्राउंड स्टेट जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, लास्ट ऑड जो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो उससे निकालते हैं। तो इस जो ऑड है वो हमें लेना है। तो ऑड कौन हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s 1/2 और फिर ये लिखा जाएगा 1p 3/2, यहाँ लिखा जाएगा 1p 1/2 और एक बनेगा इसका 1d और 5/2। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, इसके अंदर 4, इसके अंदर 2, तो 4 और 2 6 और 2 8, टोटल कितने 13। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, तो ये लास्ट ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो आ गए वो किसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए। तो ग्राउंड स्टेट हमने किससे निकाला, इससे निकाला जो ऑड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1s 1/2, ये 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ पॉजिटिव केओन हैज अ रेस्ट मास ऑफ 494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर, वेयर एज अ प्रोटॉन हैज रेस्ट मास, प्रोटॉन और केओन का रेस्ट मास दिया हुआ है। केओन की टोटल एनर्जी इक्वल है किसके, प्रोटॉन के रेस्ट मास एनर्जी के। द स्पीड ऑफ केओन इज मोस्टली नियरली। तो सबसे पहले तो गिवन है ई के इज इक्वल्स टू ई पी। अब यहाँ पर हम रिलेटिविटी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो एम सी स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम पी सी स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको लिख लूंगा एम गामा एम, है ना। गामा का मतलब हो गया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, तो ये हो जाएगा गामा एम के, ये सी स्क्वायर और एम पी सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आएगी, एम पी अपॉन एम के। अब मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन है 938। तो ये कितना हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू ये हो गया 938 अपॉन ये कितना हो जाएगा 494। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.899। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 1.899 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस गामा को सॉल्व करना है, तो गामा को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये हो गया 1.899। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप ऐसे लिख लो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/8.99। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से v की जो वैल्यू, इसको सॉल्व करना है तुम्हें, v की वैल्यू निकल के आएगी 0.85c। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द 3 नेचुरल रेडिएशंस इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट पेनेट्रेटिंग टू लीस्ट पेनेट्रेटिंग। मोस्ट पेनेट्रेटिंग कौन होगा, हमारे पास अगर गामा बीटा अल्फा लिखा है तो गामा सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग होगा, गामा। उसके बाद कौन होगा, बीटा, और सबसे कम पेनेट्रेटिंग कौन होगा, अल्फा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था जिसका मास ज़्यादा होएगा वो कम पेनेट्रेटिंग होएगा, मास और चार्ज जिसका बढ़ रहा है वो कम पेनेट्रेटिंग, जिसका मास सबसे कम है चार्ज सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग। तो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट कौन करेगा, गामा, फिर कौन करेगा बीटा और फिर कौन करेगा अल्फा। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, डी आएगा। तो सही डी आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तो न्यूक्लियर फोर्स,
फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है वीक फोर्स, और फिर आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 10 पावर -2, वीक इंट्रैक्शन की 10 पावर -13, और जो ग्रेविटेशनल है ये कितना हो जाएगा 10 पावर -38। तो 4 फंडामेंटल फोर्स में इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में लिखना है, तो सबसे कम हो गया ग्रेविटेशनल, फिर उसके बाद आ गया वीक, फिर उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर आ गया न्यूक्लियर, यानी कि ऐसे बढ़ रहे हो ऐसे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन इज वीकेस्ट। तो ये पहले वाला क्वेश्चन है, उसी का ही रेप्लिका है। तो इसमें वीकेस्ट कौन सा है, तो वीकेस्ट कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन जो है वो वीकेस्ट हो जाएगा। ग्लेमैन निजीमा फॉर्मूला फॉर क्वार्क। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू वो लिखा जाता है I3 प्लस 1/2, फिर ये लिखा जाता है B प्लस S प्लस C प्लस T प्लस B। ये T है, T, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है T, T प्लस B। यहाँ जो B होता है वो हो गया बैरन नंबर, बैरन। S जो हो गया वो हो गया स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस। C की बात करें तो ये है चार्म। वहीं T की बात करें तो ये होता है टॉप, और ये स्मॉल b की बात करें तो ये होता है बॉटम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूला ये चेक करो कौन सा है, ये A है, तो ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रिएक्शन E प्लस और एक है E-, ये एनहेलिएशन है, और एनहेलिएशन में क्या बन रहा है, गामा बन रहा है। तो दो, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक पॉजिट्रॉन मिल रहा है, उसके मिलने से बन रहा है यहाँ पर गामा, यानी कि एक सिंगल फोटोन निकल रहा है। तो एक सिंगल फोटोन जो निकलेगा, एमिट होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं होगा। एक सिंगल फोटोन के लिए कभी भी उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व नहीं होगा। अगर इसके बाकी आप लेप्टॉन नंबर को देखें तो इसका लेप्टॉन नंबर आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा +1। तो यहाँ ये हो गया 0, तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरह से इसका चार्ज कंजर्वेशन आप देखें तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, बस यहाँ पर 0 है तो ये डेल्टा Q भी 0 हो जाएगा। तो इसका लेप्टॉन नंबर, लीनियर मोमेंटम, ये सब कंजर्व हो जाएंगे। चार्ज जो है वो कंजर्व होगा इसका, पर एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व नहीं होगा, है ना। क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसकी स्पिन देखें तो स्पिन या तो इसकी बनेगी 0 और या इसकी स्पिन बनेगी 1। भाई एक बार +1/2, एक बार -1/2, तो या तो टोटल स्पिन 0 हो जाए और या स्पिन हो जाए 1। तो 0 हो गया तो ये बन जाएगा सिंगलेट, ये बन जाएगा सिंगलेट, और S=1 के लिए ये बन जाएगा ट्रिपलेट। ठीक है, क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट। तो जब S=0 हो जाएगा तो जो गामा है, गामा फोटोन निकलेगा, उसका जो स्पिन आएगा वो 1 आएगा। तो वहां से साफ साफ दिख रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। पर जब S=1 यानी कि ट्रिपलेट बन रहा है तो गामा उधर RHS पर 1 होगा, पर सिंगल फोटोन के लिए कभी भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। नेक्स्ट, द एलिमेंट्री पार्टिकल काई, ये काई है, 0 इज प्लेस्ड इन बैरन डुप्लीकेट शोन बिलो। तो इसका आइसो स्पिन बताना है। तो इसका थर्ड कंपोनेंट होता है आइसो स्पिन का, ये काई 0 का, ये काई 0 का आइसो स्पिन जो होता है I3 कंपोनेंट, ये होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। और अगर ये माइनस हो तो इसका जो I3 कंपोनेंट होता है ये होता है -1/2। तो ये आएगा कितना, 1/2 आएगा। 1/2, ये जो डिकप्लेट है, ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पर, और ये पोजीशन कौन सी है, यहाँ पर R है, R। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी बतानी है। तो स्पिन पैरिटी बतानी है 15n7। तो Z की वैल्यू हो गई 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो गए वो हो गए कितने, 8। तो Z=7 के लिए हमें बताना है। तो Z=7 के लिए ग्राउंड स्टेट जो इसका है, जिसमें हम लिखेंगे 7 के लिए, तो Z=7 के लिए लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 1s 1/2, ये हो जाएगा 2, फिर आएगा 1p 3/2, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, फिर एक बचेगा 1p 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। 1p 1/2 हो गया ये, तो 1p 1/2 ये लास्ट हो गया। तो इसका जो स्पिन बनेगा, स्पिन, वो स्पिन हो गया 1/2। अब इसकी पैरिटी निकालनी है, पैरिटी।
तो स्पिन कैसे निकाला, यहाँ पर 1/2 तो यहाँ पर 1/2 आ गया। पैरिटी क्या होगा, -1 पावर L। अब ये P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा -1 पावर 1, तो ये हो गया -1 और -1 कितना हो गया, हो जाएगा ऑड, तो ये ऑड हो जाएगा। तो यहाँ से स्पिन जो आ जाएगा इसका ग्राउंड स्टेट का वो कितना आ जाएगा 1/2 और माइनस, तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट, द आइसो स्पिन एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ ओमेगा बैरन आर। ओमेगा का आइसो स्पिन, इसका आइसो स्पिन जो होता है वो कितना होता है 0, और इसका हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंजनेस। तो इसका स्ट्रेंजनेस जो हम निकालेंगे, स्ट्रेंजनेस इसका होता है -3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, 0 और -3। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो ये रेशो होता है μ/L = E/2m माइनस का, इसको हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशो, जायरोमैग्नेटिक रेशो। और इस जायरोमैग्नेटिक रेशो को एक और नाम देते हैं मैग्नेटो जायरो, तो इसको हम एक और नाम देते हैं मैग्नेटो जायरो। तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स किस तरह के फोर्स होते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं शॉर्ट रेंज और चार्ज इंडिपेंडेंट। तो न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट, इन अ न्यूक्लियस विद इवन नंबर ऑफ n है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो इवन है, एंड ऑड z, प्रोटॉन नंबर z है, तो ग्राउंड स्टेट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय। ग्राउंड स्टेट हम कैसे निकाल रहे थे, ऑड नंबर वाले से, तो कैसे निकालेंगे, द लास्ट ऑड न्यूट्रॉन्स, लास्ट ऑड प्रोटॉन्स, तो लास्ट ऑड प्रोटॉन्स, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एमिटर हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। देखो अल्फा एमिटर्स जो होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होती है, तो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, रीजन बीइंग कि ये बल्कि होते हैं, यानी कि इनके पास मास भी होता है, चार्ज भी होता है, तो मासिव एंड चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज्ड, हेंस वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। वहीं अगर हम बात करें बीटा एमिटर्स की, तो बीटा एमिटर्स में क्या होगा कि बीटा एमिटर्स की जो हाफ लाइफ है वो ग्रेटर देन अल्फा। और गामा जो है, गामा एमिटर्स, तो गामा जो है वो खुद ही एक रेडिएशन है, तो गामा इज अ फोटोन एमिट इन रेडिएशन। तो ये एमिशन के बाद रेडिएशन के फॉर्म में गामा फोटोन निकलता है, तो इसकी कोई हाफ लाइफ है ही नहीं, है ना, नो हाफ लाइफ। तो गामा की तो कोई हाफ लाइफ है ही नहीं। हमें पूछा है लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, तो इस हिसाब से आंसर है हमारे पास वो क्या आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा। पर अगर कोई लगाना चाहे तो फिर बीटा एमिटर्स भी लगा सकता है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि गामा एमिटर्स की कोई हाफ लाइफ होती नहीं है, अल्फा की सबसे कम होती है, बीटा की अल्फा से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन डिटेक्टर इज अ फॉस्फर यूज्ड। तो फॉस्फर किस में यूज होता है, तो ये होता है स्नाइलेशन काउंटर, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट, पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्ट करेगा हेड्रॉन, बाकी ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज ये सब कौन से होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, और लेप्टॉन किस में पार्टिसिपेट करते हैं, वीक इंट्रैक्शन में। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।